एवरीवन, हम लोग अभी जो है इस वीडियो के अंदर शुरू कर रहे हैं चैप्टर फिनॉल। इससे जस्ट पहले अल्कोहल वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम फिनॉल की प्रिपरेशन और इसकी मेजर केमिकल रिएक्शंस हमें यही पढ़नी है चैप्टर में मेन। पर सबसे पहले फिनॉल का मैं आप लोगों को दूंगा इंट्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक हम लोगों का हो गया कि फिनॉल होते क्या है। जस्ट जैसे आप अल्कोहल को पढ़ते हो, ध्यान रखना बेंजीन रिंग पर ये होती है बेंजीन C6H6। बेंजीन के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये होती है बेंजीन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें तो ये बन जाता है फिनॉल। क्या आप सभी जानते हैं फिनॉल के बारे में? हाँ, फिनॉल को बहुत बार पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। फिनॉल एक एंटीसेप्टिक है, फिनॉल एक डिसइंफेक्टेंट है ना। मेडिसिनल यूजेस भी है इसके बहुत सारे, फिनॉल बहुत काम आता है। और फिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H5OH, करेक्ट। और इसे फिनॉल तो बोला जाता ही है, इसके अलावा इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन पर अटैच है, इसलिए इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल यानी कि कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम हो गए टोटल अगर आप देखो इस कंपाउंड के। एक फेमस नाम फिनॉल, दूसरा नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप को कहते हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा नाम हो गया कार्बोलिक एसिड। इज इट क्लियर? सो ये बातचीत कर रहे हैं हम फिनॉल के इंट्रोडक्शन की, और जब इंट्रोडक्शन फिनॉल का आप देख ही रहे हो तो ध्यान रखना एल्केन में से, एल्केन होती है RH, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के यदि OH जोड़ दें तो हाइड्रोक्सी एल्केन को बोला जाता है अल्कोहल। पिछला चैप्टर हम अल्कोहल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और अल्कोहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसकी ढेर सारी रिएक्शंस, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके यूजेस वगैरह सब हमने पिछले 3 लेक्चर मैंने आप लोगों के अल्कोहल के बनाए, आप उसमें देख सकते हो। लेकिन आज अभी मैं इस लेक्चर के अंदर फिनॉल ले रहा हूं। फिनॉल इतना बड़ा नहीं है, अल्कोहल ज्यादा बड़ा था, फिनॉल छोटा चैप्टर है। बात ध्यान रखना, फिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बेंजीन पर एक OH होता है, डायरेक्टली sp2 कार्बन से OH अटैच है, जबकि यहां sp3 कार्बन से OH अटैच रहता है। क्लियर? इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो कार्बोलिक स्मेल होती है। ध्यान रखना, लाइफबॉय टाइप की स्मेल जो होती है वैसी स्मेल इसकी कार्बोलिक फिनॉल की होती है। क्लियर? चलिए, ये बातचीत कर रहे थे हम फिनॉल की इंट्रोडक्शन की, और अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ, यानी कि नामकरण। अब फिनॉल में हमें क्या पढ़ना है नामकरण के अंदर? याद रखना, नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर के 2 ही सिस्टम होते हैं, एक ट्राइवियल यानी रूढ़ पद्धति, दूसरा IUPAC जो कि इंटरनेशनली वैलिड सिस्टम होता है ना। याद रखना नॉमेनक्लेचर के दोनों सिस्टम, और नॉमेनक्लेचर के 2 वीडियो ऑलरेडी, सबसे पहले 2 वीडियो केमिस्ट्री के आप जब PCI के ऐप पर जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। दोनों वीडियो केवल नॉमेनक्लेचर के हैं, उसमें सारे नॉमेनक्लेचर हैं, कंप्लीट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर, वो शुरू के 2 वीडियो में मैं ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर का अलग से बना चुका हूं। आप उन दोनों वीडियो को देख लेना, नॉमेनक्लेचर तो वहां आप सीख ही लोगे। लेकिन अगर मैं फिनॉल के नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो मैं यहां आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि ये कंपाउंड तो खुद फिनॉल है ही, जिसमें बेंजीन पर OH अटैच है। इसे क्या कहते हैं? फिनॉल। हाँ भाई, ध्यान देना सभी स्क्रीन पर, इसे फिनॉल कहते हैं। लेकिन यदि इसके ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल जोड़ दें या मेटा पोजीशन पे मिथाइल जोड़ दें या पैरा पोजीशन पे मिथाइल जोड़ दें तो एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड फिनॉल का डेरिवेटिव बनता है, जिसे क्रिसॉल कहा जाता है। तो आपको जो दूसरा नाम ध्यान रखना है फिनॉल के अंदर, वो है ये क्रिसॉल। ये है ऑर्थोक्रिसॉल, ये है मेटाक्रिसॉल, ये है पैराक्रिसॉल। क्रिसॉल्स आर द इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव
ये इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है फिनॉल चैप्टर के अंदर। एक तो क्रिसॉल, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो पर मिथाइल लगा दो। ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन तो मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे जो अभी लाइव क्लास के अंदर है। तो ऑर्थो सर क्रिसोलियन क्या होता है सर? हाँ बेटा, क्रिसोल। क्रिसॉल क्या होता है? यस सर। क्रिसॉल वो है जिसमें फिनॉल के साथ मैथिल ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच है, दे आर कॉल्ड क्रिसॉल। मैथिल मतलब अपना माइक बंद करो पहले, समझ में आया? ये क्रिसॉल्स होते हैं। यदि ऑर्थो पे अटैच है तो ऑर्थो, मेटा पे अटैच है तो मेटा, पैरा पे अटैच है तो पैरा। ये इनका बेटा नाम है, नेचर में ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसॉल एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर के अंदर, है ना। फिनॉल के व्युत्पन्न है, फिनॉल के डेरिवेटिव्स है। क्लियर? अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिसमें 2 OH लगा दें एक ही बेंजीन रिंग पे। अभी तक तो एक OH था, वो फिनॉल था। अब फिनॉल की ऑर्थो पर एक और OH लगा दिया। इसी OH को अब आपस में मेटा पे लगा दिया और इसी OH को अब आपस में पैरा पे लगा दिया। याद रखना, ये वाले फिनॉल के डेरिवेटिव्स जो है, शाबाश आदित्य, कैटेकॉल कहलाएगा, बिल्कुल सही है। ये वाले फिनॉल के डेरिवेटिव्स जो है इन्हें कहा जाएगा डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब है कि इस तरह के कंपाउंड्स में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप। इस तरह के कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक बेंजीन रिंग पर होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि 1-2 पर है, क्या कहा मैंने? 1-2 पे है, तो इसे ऑर्थो बोलेंगे। ऑर्थो डेरिवेटिव को फेमस नाम दिया जाता है कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। इसी तरह 1-3 यानी मेटा डेरिवेटिव को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सिनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, और सबसे लास्ट 1-4 पैरा वाले को नाम दिया जाता है क्वीनॉल। क्वीनॉल। तो बस ये मेजर CUET की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, NCERT बेस्ड 12th लेवल के जो नॉमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट फिनॉल के नॉमेनक्लेचर, उसमें एक तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसॉल, एक कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। और खुद कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, वो ये चैप्टर चल ही रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने देखा कि हम चैप्टर फिनॉल शुरू कर चुके हैं। इसके इंट्रोडक्शन में फिनॉल क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके दूसरे 2 नाम। इसका एक बार के लिए कंपैरिजन की, अल्कोहल के अंदर एल्किल ग्रुप होता है जबकि फिनॉल के अंदर एरोमेटिक बेंजीन ग्रुप होता है। क्लियर? फिर नॉमेनक्लेचर। और अब बारी आती है इसके बाद सीधे अगर हम चलें इसमें, तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अब शुरू होगा वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो मैं आप लोगों को फिनॉल बनाने की 4 मेजर मेथड्स बता रहा हूं। पहले मैं आपको अलग अलग चारों मेथड बताऊंगा और उसके बाद उन चारों का चार्ट यानी एक समरी बनाऊंगा लास्ट में, तो वो चारों दोबारा से आपकी रिवाइज हो जाएगी। पहला जो मेथड है फिनॉल बनाने का वो है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, या मैं कह दूं फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ज्यादा बेहतर होगा, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या लिखा मैंने? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा ये मैं कैसे बता रहा हूं इस मेथड को। वो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट वाले मेथड को फिनॉल बनाना है हमें। ध्यान रखना, इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं एनिलीन से। एनिलीन एक एरोमेटिक एमीन होती है बच्चों, ये एनिलीन है, प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक एमीन है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग उपस्थित है। इसकी अभिक्रिया, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है नाइट्रस एसिड से। अब NaNO2 को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
मिलाया जाता है, यानी NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब एक साथ लिए जाते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन होकर के बनता है नाइट्रस अम्ल या नाइट्रस एसिड, जिसे HNO2 कहते हैं। ये रिएक्शन में HNO2 के साथ एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन रिएक्शन का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है वेरी लो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाते हैं और ये रिएक्शन होती है एनिलीन के इस NH2 पर। यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और एक नाइट्रोजन उस पे जुड़ के बनता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ Cl-। इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजो का मतलब 2 नाइट्रोजन, डाइएजो फॉर नाइट्रोजन। तो एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट HCl यानी नाइट्रस एसिड से जब करवाते हैं तो बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन को बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटीकरण हिंदी में। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हुई, डाइएजोनियम सॉल्ट बना। डाइएजोनियम सॉल्ट में जो N2 है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और इसके ऊपर आगे डाल दिया जाता है वार्म H2O, यानी कि हीट किया हुआ वाटर, वार्म H2O गर्म किया हुआ, या फिर वाटर के साथ एसिडिक मीडियम। तो इस कंडीशन में अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है OH-। ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और यहां से N2 को भगा देगा, तो यहां बन जाएगा फिनॉल और इसके साथ निकला N2 और इसके साथ निकला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसके बाई प्रोडक्ट्स यानी कि को प्रोडक्ट इसके साथ में एलिमिनेट होते हैं। तो फिनॉल बनाने का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आप लोगों से शेयर किया, वो था डाइएजोनियम सॉल्ट के द्वारा। डाइएजोनियम सॉल्ट में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, इसके पास जो लिविंग ग्रुप है ना नाइट्रोजन N2, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और जब ये अच्छा है तभी ये लीव कर रहा है और वाटर इस पे अटैक कर रहा है और बन के आ रहा है फिनॉल। इसे आप ऑब्जर्व कर लीजिए इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अच्छे से। इसके बाद मैं आपको बताता हूं सेकंड नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर? जो सेकंड नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। एक बार आप देखते चलिए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या देखो मैं आपसे एक बात पूछूं, हाँ भाई स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बेंजीन एक अवेलेबल मटेरियल है, बहुत आसानी से मिलता है, तो क्या बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल नहीं बन सकता? कि डायरेक्ट वाटर का अटैक करा दो या NaOH डाल दो तो क्या बन सकता है? नहीं, कभी भी डायरेक्ट बेंजीन से फिनॉल नहीं बनता। इसीलिए तो हमने बेंजीन को यूज में ही नहीं लिया। अगर हमें फिनॉल बनाना है तो केमिस्ट्री ये कहती है कि बेंजीन से कोई लिविंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। अब ये लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो निकल जाता है, जो आसानी से निकल जाए उसे हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। हाँ बच्चों, ये लिविंग ग्रुप उपस्थित होगा तो फिर आप इसके साथ में OH- हाइड्रोक्साइड डाल दो, NaOH KOH, या फिर कोई वाटर डाल दो जैसे अभी पीछे डाल रहे थे, ये अटैक कर जाएगा और इसे भगा देगा। इस कंसेप्ट को यदि आपने पकड़ लिया तो आपको फिनॉल बनाने के जितने भी मेथड है वो सारे याद रह जाएंगे। पीछे वाले केस में लिविंग ग्रुप था नाइट्रोजन, जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप माना जाता है केमिस्ट्री का। ये ध्यान रखना, इसे निकलने में कभी जोर ही नहीं आता। देखो ना, गर्म पानी डाला है, केवल वार्म वाटर, इतने में ही फिनॉल बन गया इसके ऊपर। लेकिन ये बना बनाया नहीं मिलता, इसे एनिलीन से बनाना पड़ता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से। इसलिए पहले इस रिएक्शन का परिचय ले लिया। अब देखो एक फायदा क्या मिला आपने को, कि इस रिएक्शन का जो आपने इंट्रोडक्शन लिया
ये एमीन वाला जो अगला चैप्टर आएगा अपना चौथे नंबर का चैप्टर केमिस्ट्री सेकंड में, पहले आपका चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन वाला, फिनॉल के बाद एल्डिहाइड कीटोन वाला तीसरा चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी उसी में है, और उसके बाद जो चौथा चैप्टर है नाइट्रोजन वाला, उसमें एनिलीन आएगा। ये रिएक्शन आप वहां भी पढ़ोगे और वहां इसकी पूरी मैकेनिज्म शेयर करूंगा मैं आप लोगों से। इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री तो समझ में आ रही है कि भाई फिनॉल कैसे बना। इसी तरह दूसरे टाइप का लिविंग ग्रुप अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या लिया? क्लोरोबेंजीन, यही लिख रखा है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन हैलोजन है, और यदि आप इस बात को जानते हो, हेलो एल्केन वाला चैप्टर देखना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है पूरा का पूरा। हैलोजेंस आर द गुड लिविंग ग्रुप इन द केमिस्ट्री, और उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर भी मैं वहां शेयर कर चुका हूं। हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, उसमें हमने क्लोरीन लिया, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन पर से हमें बनाना है फिनॉल, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन को निकालना है और OH को जोड़ना है। ये काम करता है NaOH। लेकिन याद रखना, क्लोरोबेंजीन से कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी भी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर आपने नॉर्मल कंडीशन में इस रिएक्शन को करवाया तो ये कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये नहीं होगी कभी भी। इस रिएक्शन को हमें वाइग्रस करना पड़ेगा, वाइग्रस कंडीशन, यानी कि हमें कंडीशन को थोड़ा बहुत ही हार्ड रखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड। और वो क्या? यहां पर करवाया जाता है फ्यूजन, फ्यूजन विथ NaOH। फ्यूजन रिएक्शन इज ए वेरी वाइग्रस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत तेजी से रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरोबेंजीन और कॉस्टिक सोडा NaOH को, और साथ ही साथ रिएक्शन का टेम्परेचर रखा जाता है बहुत हाई, और प्रेशर भी रखा जाता है बहुत हाई। अब एक तरीका तो यह है कि मैं एग्जैक्ट टेम्परेचर लिख दूं, एग्जैक्ट प्रेशर लिख दूं, और दूसरा तरीका यह है कि आप केवल इस रिएक्शन में ध्यान रख लो कि रिएक्शन की कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, वाइग्रस कंडीशन है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और फ्यूजन करवा रहे हैं, दो कंपाउंड्स का फ्यूजन करवा रहे हैं। इसमें प्रेशर रखा जाता है 300 एटमॉस्फेरिक। नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रेशर कितना होता है? दबाव 1 एटमॉस्फेरिक होता है। हाँ भाई आदित्य, 1 होता है क्या नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रेशर? और यहां प्रेशर कितना कर दिया? 300 एटमॉस्फेरिक। ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशंस हो गई, और इस सिचुएशन में हाइड्रोक्साइड अटैक करता है और क्लोरीन को रिमूव कर देता है और खुद उस जगह अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड द फिनॉल बन जाता है। और रियली अगर हम बात करें तो इस मेथड को इंडस्ट्रियली यूज में लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रोसेस। ये डाउ नाम के केमिस्ट ने दिया था, इसे डाउ प्रोसेस नाम दिया जाता है, ये ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो ए इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउ प्रोसेस। क्लियर? पर एक बात ध्यान रखना कि बेसिक मीडियम, ये बेस ही तो है, बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो लास्ट में एसिडिक मीडियम और डाला जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में फिनॉल अपनी प्रोटॉन को लूज कर देता है और फिनोक्साइड बना लेता है। इस रिएक्शन को मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो एक बार समझ लो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो। मैं क्या कह रहा हूं कि जो फिनॉल है वो बन गया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कराने पर बन गया, लेकिन NaOH खुद बेस है और बेस इसकी एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेता है और बना लेता है सॉल्ट, यानी कि लवण, एसिड बेस करके। अब हमें सॉल्ट थोड़ी बनाना था, हमें तो फिनॉल बनाना था। हमें वापस से इस पर एसिडिक मीडियम डालना पड़ेगा। ये एसिड हम डालते हैं नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है? वो इस पर वापस से प्रोटॉन सप्लाई कर देता है और फिनॉल बन जाता है। तो बच्चों याद रखना इस बात को कि जहां कहीं बेसिक सिचुएशन डाली हुई है और प्रोडक्ट में एसिडिक प्रोटॉन है,
तो लास्ट में वापस एसिडिक मीडियम डाला जाता है उस पर प्रोटोन देने के लिए। तो आया ये मेथड समझ में? हाँ भाई, दो मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई सवाल है तो पूछो, और नहीं समझ में आ गया है अगर मान लो आप लोगों को, तो एक बार थंब इंप्रेशन करके मुझे रिप्लाई दो कि सर हमें समझ में आ गया ये दोनों मेथड। लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, फिरोज आ गया समझ में, गुड। दो स्टूडेंट आज की क्लास में नए दिख रहे हैं मुझे, वो दोनों भी मुझे रिप्लाई करें कितना उनको समझ में आ रहा है। अगर उनकी ये पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पिछले कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पीसीआई के ऐप पर भी, यूट्यूब चैनल पे भी। आपको बस इतना सा करना है कि वो जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आपको उनको रेगुलरली एक बार ऑब्जर्व करना है, एंड देन उसके बाद आप डेली क्लास लें। 2 से 3 क्लास जब आप लेंगे रेगुलर लाइव, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। अचानक से आप पहली क्लास में आता है कोई भी स्टूडेंट तो उसको समझ में नहीं आता है, कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। एक बार रिदम में आ गया, बॉडी लैंग्वेज समझने आ गई, समझ में आने लग गई टीचर की, उसके बाद सारी केमिस्ट्री, सारी चीजें, सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। दो मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दो मेथड होने के बाद मैं अब आपको लेके चलता हूं तीसरे नंबर के मेथड पे। थर्ड नंबर का जो मेथड है वो है फ्रॉम क्यूमीन। इस मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं इस मेथड को इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, एनसीईआरटी कहती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वाला मेथड सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है ना, मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, टू प्रिपेयर फिनॉल। अब ये मेथड में कैसे बनता है फिनॉल, हमें पता होना चाहिए क्यूमीन क्या होती है। क्यूमीन होती है बेंजीन पर आइसोप्रोपिल ग्रुप जोड़ दीजिए, ये क्यूमीन होती है। क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसे सामान्यतः क्यूमीन भी कहा जाता है ना, आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसे क्यूमीन भी कहा जाता है। शाबाश आदित्य, आइसोप्रोपिल बेंजीन विद O2 या आइसोप्रोपिल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हवा में खुला रख दो आइसोप्रोपिल बेंजीन को, स्लोली ऑक्सीडाइज होता है ना। O2 ऑक्सीजन की जगह बेटर रहेगा, हम इसको कहेंगे एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्यूमीन, सबसे पहले तो देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, सबसे पहली बात यह है कि नॉमेनक्लेचर के दो वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये जो ग्रुप्स है ना, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, ये सारे वहां बता रखे हैं। जिन्होंने देख लिए उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखे वो अब देख लेना। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन की रिएक्शन एयर से, एयर का मतलब ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है और बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब एक बार आप इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन पे फोकस करना, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इसे कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, एक्टिव हाइड्रोजन। इस पोजीशन पर दो मैथिल पहले से थे, ये रहे वो दोनों, एक हाइड्रोजन पहले से थी, बेटा ध्यान देना, दो O2 यानी दो ऑक्सीजन, सॉरी, इसमें बीच में जाके इंसर्ट हो गए। ये कुछ ऐसे हुए कि O2 का मतलब होता है ये, और ये बॉन्ड बहुत आसानी से क्लीव हो जाता है, बाई रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये इस CH बॉन्ड में O2 जुड़ गया जाके, कुछ बैठा माइंड में, ये बन के आया क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड।
पहला एडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट इस रिएक्शन का बनता है वो ये है। क्यूमीन से पहले एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा के बनता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, और इसकी आगे एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट करवाया जाता है। एसिडिक मीडियम क्या लेते हैं बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, इसमें रीअरेंजमेंट होके बनता है फिनॉल प्लस एसीटोन। अब आप देखो इस मेथड को, ध्यान से फोकस करना इस मेथड के ऊपर, कि इस मेथड के अंदर दो प्रोडक्ट बन के आए हैं। एक प्रोडक्ट बन रहा है फिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है एसीटोन। हालांकि हमारा चैप्टर फिनॉल चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फिनॉल है, इसलिए हम एसीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, क्यूमीन से फिनॉल प्लस एसीटोन दोनों को बनाने के लिए इस मेथड को वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के अंदर यूज में लिया जाता है। मतलब जो हम फिनॉल यूज में ले रहे हैं डेली लाइफ में, चाहे वो डिसइंफेक्टेंट में हो, चाहे वो एंटीसेप्टिक में हो, चाहे वो किसी और यूज में आ रहा हो, फिनॉल कई प्रकार की दवाइयां बनाने में काम आता है बच्चों। फिनॉल के बहुत सारे यूज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है फिनॉल की कि फिनॉल लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों फॉर्म में मिलता है। अगर आपसे कोई कहे कि फिनॉल कैसा होता है नेचर में, क्या फिनॉल गैस है, क्या फिनॉल लिक्विड है, क्या फिनॉल सॉलिड है, तो ध्यान रखना फिनॉल लिक्विड भी है, फिनॉल सॉलिड भी। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? प्रकृति के अंदर कोई वस्तु या तो द्रव है या ठोस है। प्रकृति के अंदर कोई भी, नेचर के अंदर कोई भी कंपाउंड है, या तो वो लिक्विड है या सॉलिड है, अलग अलग। कोई भी कंपाउंड सॉलिड और लिक्विड दोनों, ये इकलौता फिनॉल के साथ ही है कि ये फिनॉल जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी रहता है और लिक्विड फॉर्म में भी फिनॉल मिलता है। लेबोरेटरी में दोनों तरह से दिए जाते हैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते वक्त फिनॉल। इसीलिए फिनॉल को कहते हैं सेमी सॉलिड। क्या बोलते हैं फिनॉल को? सेमी सॉलिड, ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी सॉलिड बोला जाता है। तो फिनॉल का यूज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, मेनी ड्रग सिंथेसिस सब में काम आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि फिनॉल को बनाना कैसे है, तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला मेथड फ्रॉम क्यूमीन है। पर क्यूमीन से जब फिनॉल बनाते हैं तो डबल फायदा, फिनॉल तो बन के आता ही आता है, को प्रोडक्ट एसीटोन भी लार्ज क्वांटिटी में बनता है। लार्ज क्वांटिटी यानी कि बहुत ज्यादा परसेंटेज के अंदर ये एसीटोन भी बन के आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूमीन से जो हम फिनॉल बना रहे हैं उसका एक और मेजर प्रोडक्ट एसीटोन, और एसीटोन का नाम आपने सुना होगा, एसीटोन यूज्ड इन द नेल पेंट रिमूवर। जो नेल पेंट रिमूव करने का काम करता है वो एसीटोन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और भी यूजेज है पर एक मैंने आपको बता दिया। समझ में आई मेथड ऑफ प्रिपरेशन? क्यूमीन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन करवाया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में रीअरेंजमेंट, तो देखो क्या हुआ, ऐसे हुआ कि ये वाला पोर्शन एसीटोन बन के निकल गया और ये वाला हिस्सा इससे जुड़ गया। कुछ यही हो रहा है क्या? देखो जरा, हाँ भाई। लेकिन ये हुआ कब? एसिडिक मीडियम। इसे कहते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होना एक ही मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? क्यूमीन से फिनॉल बनना आपने सीख लिया। 3 मेथड मैंने आपको बताए, उसमें से जो पहला मेथड था ना, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से करवा के, ये लेबोरेटरी मेथड है। लैब में जब कभी बनाना होता है फिनॉल को तो इससे बनाते हैं, लेबोरेटरी मेथड है। लेकिन जब कभी हमें व्यवसायिक तौर पर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बनाना है, यूज में लेना है डेली लाइफ में, तो हम उसे बनाते हैं डाउ प्रोसेस से या फिर क्यूमीन के द्वारा। और क्यूमीन के द्वारा बनाया जाने वाला मेथड ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ध्यान रहेगी ये बात। सबसे लास्ट जो मेथड है इसका, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इस मेथड में क्या है, इस मेथड के अंदर पहले तो बनाया जाता है बेंजीन की रिएक्शन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कोई मुझे बताएगा कि बेंजीन से यदि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है तो रिएजेंट क्या डालेंगे बच्चों? कोई बताएगा मुझे? अनम्यूट होके बता सकते हो आप, अनम्यूट होके बोल सकते हो आप यदि आप जानते हो रिएजेंट के बारे में। तो कंसंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आदित्य ने रिप्लाई किया। हाँ भाई फिरोज, कोई और रिएजेंट? कोई और रिएजेंट? हाँ, एक और स्टूडेंट है लाइव क्लास में आज। कनक सवित्री, आप बताइए। नहीं पता। दरअसल जब आप पिछले वीडियोस देखोगे तो एक वीडियो के अंदर मैंने बेंजीन की रिएक्शंस बता रखी हैं ढेर सारी। उनमें एक रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। ये वही रिएक्शन है। बेंजीन की सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर दरअसल लिया जाता है फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब हिंदी में होता है सधूम, जिसका मतलब होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 की उपस्थिति में H2SO4 को डालना। जब ये डाला जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर बेस NaOH फॉलोड बाय एसिड तो बनता है फिनॉल। नॉट इंपॉर्टेंट मेथड, बट इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में ये जो सल्फोनिक ग्रुप है दैट इज ऑल्सो ए लिविंग ग्रुप। और यही हुआ कि यहां से हाइड्रोक्साइड ने अटैक किया होगा और इसे लीव करा दिया, यही हुआ है। और लास्ट में एसिडिक मीडियम इस पर प्रोटोन देने के लिए। तो केमिस्ट्री ये कह रही है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पहले सल्फोनेशन रिएक्शन से बनाते हैं। इस रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। पहला जो स्टेप हुआ है वो सल्फोनेशन है, जिसकी मैकेनिज्म AR होती है। और दूसरे स्टेप में सीधे कॉस्टिक सोडा यानी NaOH को लिया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया, फिनॉल बन गया। तो टोटल आप लोगों ने 4 मेन इंपॉर्टेंट मेथड फिनॉल के देख लिए हैं बच्चों। फटाफट से इसको समराइज कर लेते हैं। पहला मेथड आपने देखा डाईएजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन के डाइजोनियम सॉल्ट पर H2 एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस एसिड। फिनॉल बनता, सीधा सब्स्टिट्यूशन है, कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सीधा न्यूक्लियोफाइल कौन? वाटर, निकलने वाला कौन? N2, फिनॉल बन गया। दूसरा जो मेथड आपने देखा वो था डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस के अंदर फिनॉल की रिएक्शन, सॉरी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है NaOH से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। और क्या बन जाता है? सब्स्टिट्यूशन होके फिनॉल बन जाता है। इसी तरह तीसरा जो मेथड आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन के द्वारा। क्यूमीन से बनाते वक्त पहला स्टेप था एयर की प्रेजेंस में यानी O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाय H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम में क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, फिनॉल। सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस मेथड की कि इस मेथड का को प्रोडक्ट एसीटोन आता है। एसीटोन बनाने का भी ये एक बेस्ट मेथड है, क्यूमीन। और चौथा और लास्ट जो आप लोगों ने सीखा वो था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपकी समरी तैयार हो गई है। 4 मेथड आपको ध्यान रखने हैं।
सीक्वेंस से आप चलोगे एक एक मेथड को लेके, आपको याद रहेंगे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट लेके चलोगे तो एरो देखते ही आपको केमिस्ट्री याद आ जाएगी कि इसका प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस रिएक्शन का पहला ऑप्शन बेंजीन मिलेगा आप लोगों को, जबकि इस रिएक्शन में बेंजीन नहीं बनता, इस रिएक्शन के अंदर फिनॉल बनता है। ये बातचीत हो चुकी है फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और अब आपको लेके चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। किसकी पढ़ रहे हो? फिनॉल की। और फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या देखते हो? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। फिनॉल के लिए मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड as well as liquid form. So that is why इसको सेमी सॉलिड कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना, फिनॉल इज कॉल्ड सेमी सॉलिड इन नेचर। इसके अलावा फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे अल्कोहलों में थी। कैसे भाई, देखना जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? OH PH, PH का मतलब फिनाइल रिंग हो गया क्या, बेंजीन रिंग? PH बेंजीन को बोलते हैं, फिनाइल को, है ना। OH तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको, जैसे बिल्कुल अल्कोहल में, जैसे जल के अणुओं में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में होती है। तो एक बात तो ये समझ में आ रही है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि वाटर तो जल यानी लिक्विड होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। हाँ बच्चों, वाटर लिक्विड होता है, H2S गैस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, और मॉलिक्यूल जब दूर दूर होते हैं तो वो गैसियस फॉर्म होती है, यानी गैसेस। क्योंकि आपने पढ़ा होगा गैसेस में अणु यानी मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में और पास आ जाते हैं, और सॉलिड में बिल्कुल पास आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, तो ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना। अब फिनॉल पर यदि हम चलें, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स BP इज हाई, ज्यादा होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बच्चों, फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स ईथर से, हेलो एल्केन से और एल्केनो से ज्यादा होते हैं। जैसे अल्कोहल में देखा था हमने, पर इनका अल्कोहल से कंपैरिजन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैंने कहा फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स ईथर, हेलो एल्केन और एल्केन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इनकी वजह से, इस एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? किसी भी कंपाउंड को बॉइल करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ रहा है। खास तौर पे बॉइलिंग पॉइंट हम द्रव के लिए यानी कि लिक्विड के लिए कहते हैं। लिक्विड को आपको बॉइल करना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल को गर्म करने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स
जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले ईथर, हेलो एल्केन और एल्केन होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं। ये बातचीत हो गई है शुरुआती फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा, इसमें एक और चीज, सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें वाटर के अंदर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन एरोमेटिक रिंग की वजह से, ये एरोमेटिक रिंग जो है इसकी वजह से ये कम घुलनशील हो जाते हैं। पर आप सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक को रहने दीजिए, अभी उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम सीधे काम करते हैं, बढ़ते हैं आगे एसिडिटी की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म मान के चलो यहां से सवाल आएगा। वैसे तो मैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो मेरे हिसाब से लेक्चर नंबर 7 या 6 या 7 लेक्चर नंबर जो है मेरा, वो आप देखना रेजोनेंस के वीडियो के अंदर मैंने फिनॉल की पूरी एसिडिटी को एक्सप्लेन किया है। पूरी एसिडिटी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत ढंग से, बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर भी फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि भाई फिनॉल्स आर वीक एसिड, दे आर वीक एसिड। देखो वीक एसिड को मैं यहां लिखता हूं, वीक हैं, इनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं फिनॉल से, फिनॉल वीक होते हैं। सबसे पहली बात, फिनॉल एसिडी क्यों है, तो याद रखना ये इक्वेशन लिखता हूं जिसमें मैंने H+ को निकाल दिया, और H+ निकलने के बाद जो इसका एसिड एनायन आया जिसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को आप चेक करो। फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। तो ऐसा कहा जाता है बेटा कि फिनॉल्स जो है वो अपनी प्रोटॉन को लूज कर देता है, लेकिन कंपेरेबली कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये थोड़ा वीक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल थोड़े ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिनॉल थोड़ा कम एसिडिक है, पर ये एसिड है। याद रखना, एक इक्वेशन में जीओसी के वक्त बता चुका हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, फिनॉल उससे कम, और एल्कोहल उससे भी कम। एल्कोहल्स नेचर में उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, फिनॉल वीक एसिड होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हमने एसिड जोड़ दिया नाम के आगे, वो एवरेज यानी मॉडरेटिवली एसिड होते हैं। ये ध्यान रखना, इनके कंपेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि फिनॉल की एसिडिटी का कारण, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। क्या? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस से एसिड के एनायन को स्टेबिलिटी मिल रही है। अब आप ये समझना, जैसे जैसे इस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिनॉल की एसिडिटी बढ़ेगी, यही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे जैसे फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते चलेंगे, EWG, जैसे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, तो जैसे जैसे फिनॉल के अंदर नाइट्रो ग्रुप अटैच करते जाते हैं ऑर्थो और पैरा पे, तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। मेरी बात को ध्यान रखना स्टूडेंट्स जो लाइव क्लास में अभी हैं, लेक्चर नंबर 7 नंबर का जो लेक्चर है रेजोनेंस वाला, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग रेजोनेंस वाला लेक्चर को, उसको आज आप देखना। उसके अंदर एसिडिटी जो है पूरी एक्सप्लेन की हुई है, उसके अंदर फिनॉल की एसिडिटी सबसे लास्ट में है वीडियो के अंदर। लेकिन आपको पहले रेजोनेंस का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, आपको एसिडिटी सीखनी पड़ेगी क्या होती है, उसके बाद आपको ये सारी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो सबसे लास्ट में जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़े हुए हैं, इसे बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? पिक्रिक एसिड कहा जाता है। पिक्रिक एसिड इज ए पावरफुल एसिड, इसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर की एसिडिटी होती है। अब आप सुनो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं,
एनसीईआरटी बेस्ड क्या सवाल एग्जामिनर पूछता है? एग्जामिनर पूछता है इनमें से कौन सी स्पीसीज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी या रिएक्शन देगी या टेस्ट देगी। याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर सॉल्यूबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले जो कंपाउंड लिखे हैं मैंने, ये है दुर्बल क्षार यानी वीक बेस, और वीक बेस के साथ वो ही कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर है, अपनी प्रोटॉन लूज करते हैं, इसको देते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं और घुल जाते हैं। जो सॉल्ट बनाएगा वो घुल जाएगा, सॉल्यूबल होगा। मैंने लिख दिया सॉल्यूबल। लेकिन फिनॉल के साथ मामला गलत हो गया। फिनॉल को जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट में डाला या सोडियम कार्बोनेट में डाला, फिनॉल्स आर इनसॉल्यूबल। ध्यान रखना, इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्यूबल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिए गए थे वो वीक बेस थे, और वीक बेस के साथ वीक एसिड डिसोसिएशन नहीं हुआ। जब तक एसिड बेस नहीं हुई, सॉल्यूशन बना नहीं, मतलब सॉल्यूबल नहीं हुआ फिनॉल। उसका कारण इसकी वीक एसिडिटी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन वीक एसिड डिसॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही फिनॉल पे बच्चों 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिए, तो इसका नाम मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को? क्या बताया था बेटा? पिक्रिक अम्ल यानी पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड जो है, सबसे बड़ी बात देखिए कि पिक्रिक एसिड इन दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल था। इसका मतलब ये हो गया कि भाई फिनॉल तो वीक एसिड था, लेकिन पिक्रिक में 3 नाइट्रो का -R यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव इन दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहा है। इसका मतलब पिक्रिक इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ध्यान रखना, फिनॉल वीक है लेकिन पिक्रिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहला पेटेंट सवाल जो नीट, जेई एडवांस, सीयूईटी, सीयूसेट हर तरह के एग्जाम में यहां से बनता है, वो क्या बनता है? इनमें से कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा? तो जब वो नहीं देगा तो मान के चलना एक एसिड देता है ऑप्शन में, ये देगा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है ना बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बुदबुदाहट यानी एफरवेसेंस आ जाती है। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोल दो, या आप इसे कह दो कि सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूबल है यानी विलय है। याद रखना, जो रिएक्शन कर रहा है वही विलय है, वही ये टेस्ट देगा। एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड इस टेस्ट को देते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं। फिनॉल इस टेस्ट को नहीं देता, ये इनसॉल्यूबल होता है। लेकिन जैसे ही फिनॉल पर आपने जोड़ दिए नाइट्रो ग्रुप्स, तो पिक्रिक एसिड इस टेस्ट को बहुत आराम से देता है। हाँ, मैं तो कहता हूं पिक्रिक एसिड ही क्यों, ये जो दोनों नाइट्रो ग्रुप, अभी तो 3 नाइट्रो थे, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल और केवल पैरा नाइट्रोफिनॉल ही ले लो आप, तो मतलब नाइट्रो ग्रुप जुड़ने से ये दोनों को मैं एक साथ कॉमनली दिखा देता हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है, केवल फिनॉल नहीं है। और फिनॉल नहीं है तो अल्कोहल तो कैसे होगा? वो तो और भी वीक एसिड है। फिनॉल उससे ज्यादा एसिड था। अभी आपको मैंने ऑर्डर बताया, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, सबसे कम अल्कोहल।
तो अल्कोहल तो वैसे ही नहीं होंगे, जब फिनॉल ही नहीं हो रहा तो अल्कोहल तो वैसे भी नहीं होंगे। लेकिन फिनॉल के ये कुछ मेंबर, ये वाले सर आवाज नहीं आ रही। यस बेटा, अब आवाज आ रही है क्लियर? तो हम बात कर रहे थे, देखो फिनॉल की एसिडिटी की, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते चलेंगे वैसे वैसे फिनॉल की एसिडिटी बढ़ती जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि फिनॉल एसिड तो है ही है, लेकिन ये एसिडिटी कब शो करेगा? ये करेगा जब इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ डाला तो NaOH सॉल्यूशन के अंदर फिनॉल डिसॉल्व हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस था, इसने प्रोटॉन को खींच लिया और इसके साथ इसने बना लिया सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड। तो NaOH के साथ तो रिएक्ट कर गया, लेकिन बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया। कुछ एसिडिटी मैंने आपको यहां सिखा दी, कुछ आप लेक्चर नंबर 7 में जो आपको रिकॉर्डेड ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से आप कंसेप्ट बनाना रेजोनेंस का, क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्यों एसिडिटी को बढ़ा रही है, सब चीजें वहां बता दी है। और जो ओरिजिनल फैक्ट थे वो मैंने यहाँ शेयर कर लिए। याद रखना स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो आपके लेवल पे 11th 12th लेवल पे सबसे बेस्ट किताब है, वो किताब है सोलोमन की, सोलोमन एंड फ्राइल्स के नाम से जानी जाती है, और इंडिया में ये अडेप्टेड की गई है MS चौहान के नाम से। IIT नीट लेवल के स्टूडेंट इसी किताब को देखते हैं जब उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा डेवलप करना होता है, और इसी लेवल से हम गुजर रहे हैं। लेकिन हमें केवल और केवल CUET लेवल के हिसाब से चलना है, तो 12th NCERT पर कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल अगर हम सोलोमन या MS चौहान का लेके चलेंगे तो हमारे ऑर्गेनिक के सवाल बहुत आराम से अटेम्प्ट होंगे। वही लेवल से हम गुजर रहे हैं। एसिडिटी हो गया है, फिनॉल का लेक्चर नंबर 1 बन चुका है। कल लेक्चर नंबर 2 नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसकी सारी केमिकल रिएक्शंस आपको बताऊंगा, जिसमें इसकी राइमर टीमान कॉल्बे शिमिड जो इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शंस है वो सारी आप लोगों को कल शेयर करूंगा। तो कल लाइव क्लास में बच्चों आपसे फिर मिलते हैं। अभी के लिए गुड बाय। नेक्स्ट क्लास बेटा आप लोगों की फिजिक्स की है, अभी ID आपको सेंड हो जाएगी, फिजिक्स की क्लास रहेगी नेक्स्ट।